18 फरवरी 2026 को यूएसए की एक एयर बेस जिसका नाम है लैंगली एस्टिस एयर बेस जो कि वर्जीनिया में मौजूद है, यहां से 12 F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स जो है वो उड़ान भरते हैं और सीधा पहुंचते हैं लेकिन हीथ एयर बेस जो कि यूके में मौजूद है। 24 फरवरी को यहां से ये 12 फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं लेकिन हीथ से और वो पहुंचते हैं सदर्न इसराइल की एक और एयर बेस जिसका नाम है ओवडा एयर बेस, और वहां पे जाके इन फाइटर जेट्स को F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स को वहां पे खड़ा कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ 27 फेब को यूएसए का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है जिराल्ड आर फोर्ड, उसको भी इसराइली कोस्ट के साथ डॉक कर दिया जाता है और उसके ऊपर आज भी 75 फाइटर जेट्स मौजूद हैं जिसमें F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ बॉम्बर भी इंक्लूडेड है। और इसके अलावा यूएसए का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है इब्राहिम लिंकन, उसको भी साउथ चाइना सी से बुलाया जाता है और उसको प्लेस किया जाता है अरेबियन सी इंडियन ओशन में नियर ईरान। और इसके अलावा इस रीजन में एटलीस्ट 16 वॉरशिप्स और अदर कम्बैट शिप्स और B-2 स्पिरिट बॉम्बर के साथ साथ जो फ्यूल टैंकर्स हैं 100 फ्यूल टैंकर्स, उसको भी इस रीजन में प्लेस किया गया है। और इसके अलावा इसराइल की तरफ से भी कुछ तैयारियां हमें होती हुई दिखाई देती हैं, जैसा कि इसराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को जिसका नाम है आयरन डोम सिस्टम, डेविड स्लिंग और इसके अलावा एरो 3 और इसके अलावा कुछ और मिसाइल सिस्टम भी हैं, उनको भी एक्टिवेट करता हुआ हमें दिखाई देता है इन्हीं डेज के अंदर अंदर। इन सभी मिलिट्री प्रिपरेशंस को सामने रखते हुए 28 फरवरी 2026 को यूएसए और इसराइल ने ईरान के ऊपर एक मिसाइल अटैक कर दिया। अपेरेंटली ये मिसाइल अटैक था और इसका मकसद फुल स्केल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं था, लेकिन इसका पर्पस ये जरूर था कि ईरान के अंदर कंफ्यूजन और इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इसराइल के बयान भी आ रहे हैं कि इसराइल जो इरानियन अवाम है उसको इन्फ्लुएंस करने लगा है कि आप घर से बाहर निकलें और आप अपने मुल्क की जो डेस्टिनी है उसको अपने हाथों में लें, यानी रिजीम चेंज को आप खुद इंश्योर करें और अपने मुल्क के अंदर बैठी हुई जो रिजीम है, जो इस वक्त खामनाई की गवर्नमेंट है, उसको आप गिरा दें। और बदले में ईरान ने 4 कंट्रीज के ऊपर जो है वो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं। नंबर 1 इज यूएई, उसके बाद कतर है, फिर बहरीन है और फिर कुवैत है। ये चारों कंट्रीज क्योंकि यूएसए की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है वो यहाँ पे इन कंट्रीज में प्लेस्ड हैं जिसको टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से। और ईरान ने एक स्टेटमेंट भी जारी की है कि जितने भी यूएसए के इंटरेस्ट हैं और यूएसए की जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं विद इन द रीजन, वो सारी के सारी ईरान की रीच में है। अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक यूएसए और इसराइल चाहते हैं कि ईरान में रिजीम चेंज को इंश्योर किया जाए। उनकी अव्वल प्रेफरेंस यही है कि वॉर न लड़ी जाए क्योंकि वॉर के कंसीक्वेंसेस दोनों कंट्रीज यानी इसराइल और यूएसए के लिए हो सकते हैं। इसलिए वो इरानियन अवाम को इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई देते हैं कि आप घरों से निकलिए और आप जो है वो रिजीम चेंज कीजिए और अपने इस सो कॉल्ड जो इस्लामिक डिक्टेटर है इसको आप गिरा दीजिए। दूसरा केस सिनेरियो ये है कि अगर रिजीम यहाँ पे नहीं गिरती तो फिर क्या होगा? फिर यूएसए और जो इसराइल है वो इंटरेस्टेड है कि वो फिर फुल स्केल वॉर में इंडल्ज होंगे अगेंस्ट ईरान। उसकी वजह यह है कि आप देखिए ऑलरेडी जो यूएसए का मैसिव मिलिट्री बिल्डअप है जिसको हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था कि उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भी वो इस रीजन में लेके आ गए हैं और जो F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स है जिसको एयर बीस्ट कहा जाता है वो भी यहाँ पे प्लेस किए जा चुके हैं। और वैसे भी ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो आउटडेटेड है, वो बड़े वीक है। उस बेसिस पे एयर सुपीरियरिटी जो है वो ऑलरेडी इसराइल और यूएसए के पास है, तो उस बेसिस पे फ्यूचर में जो है वो फुल स्केल होने के चांसेस है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोनों कंट्रीज रिसेंटली इंडल्ज थे, यानी ईरान और यूएसए इंडल्ज थे निगोशिएशंस में। ओमान जो है वो मीडिएशन करवाता फिर रहा था और जनीवा का प्लेटफॉर्म यूज किया गया इन दोनों कंट्रीज के बीच में। बल्कि मजे की बात ये है कि जो टॉक्स हैं वो अभी भी टेबल पे मौजूद हैं, लेकिन ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स करते हुए दिखाई देते हैं, जिसका स्टार्ट आज यानी 28 फरवरी 2026 को यूएसए और इसराइल की तरफ से किया गया। अब सबसे पहली बात तो ये है कि यूएसए को कहीं ना कहीं पे पता था यूएसए की तरफ से जितनी भी डिमांड्स हैं, जो भी डिमांड्स हैं, वो शायद ईरान कभी भी नहीं मानेगा, जिसकी वजह से उसने अपना बैकअप तैयार किया, एरिया को, रीजन को मिलिटरीली जो है वो उसको वहां पे मिलिट्री बिल्डअप को इंश्योर किया और आज उसने ईरान के अगेंस्ट जो है वो स्ट्राइक्स भी कर दी।
और इस सिचुएशन का इस तरह से कंस्ट्रक्टिव साइड पे जाने की बजाय डिस्ट्रक्टिव साइड पे जाने की रीजन ही यही है कि यूएसए की जो डिमांड थी वो ईरान किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। जैसा कि उसकी फर्स्ट डिमांड क्या है, वो ये है कि जो ईरान है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर फैसिलिटी हर लिहाज से उसको शट डाउन करेगा, उसको बंद करेगा। जो भी इस्फहान में उनकी फैसिलिटी है, जो भी नेटेंस में है और जो भी फोर्डो में है, इन सब को वो एंड करेगा, टर्मिनेट करेगा कंप्लीटली। और इसके अलावा ईरान ने अब तक जितने भी यूरेनियम को इनरिच कर लिया है वो या तो यूएसए के हवाले करेगा या किसी थर्ड पार्टी के हवाले करेगा। अपने पास वो उस यूरेनियम को ईरान नहीं रख सकता। ये है इस डील की सेकंड डिमांड। और इसके अलावा एक और जो तीसरी डिमांड है यूएसए की तरफ से, वो ये थी कि ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है उसको भी खत्म कर देगा, उसको भी डेवलप नहीं करेगा, उसको कंप्लीटली एंड कर देगा। और जो फोर्थ डिमांड है यूएसए की तरफ से इस डील में, वो ये है कि जो डील होगी वो टाइम बाउंड नहीं होगी, 10-12 साल की, 15 साल की नहीं होगी, वो हमेशा चलेगी। यानी ईरान जो है वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा और कभी भी जो यूरेनियम है उसको इनरिच नहीं करेगा। और इस डील की फिफ्थ जो डिमांड है यूएसए की तरफ से वो ये है कि ईरान अलाउ करेगा आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, कि वो किसी भी टाइम पे कभी भी ईरान की किसी भी साइट को विजिट करके ये पता कर सकते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश में है कि नहीं, या जो न्यूक्लियर यूरेनियम है उसको इनरिच तो नहीं कर रहा। और इसके जवाब में ईरान ये डिमांड करता है कि क्योंकि ऑलरेडी वो एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर चुके हैं, इसलिए एनपीटी उनको अलाउ करता है कि वो 5% तक यूरेनियम को इनरिच कर सकते हैं फॉर साइंटिफिक एंड फॉर मेडिकल पर्पस। और इसके अलावा जो ईरान की सेकंड डिमांड है वो ये है कि जो सैंक्शंस खत्म होंगी वो फेज्ड वाइज मैनर में नहीं होंगी, वो फेज्ड रिलीफ नहीं होगा, वो इमीडिएट बेसिस पे सारी की सारी 100% जो सैंक्शंस है वो यूएसए खत्म कर देगा। और ईरान की जो थर्ड डिमांड है वो ये है कि जो इरानियन जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसके ऊपर कोई भी बात नहीं होगी, यानी ईरान अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो अपने पास ही रखेगा, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इजरायली और यूएसए के बिहेवियर को सामने रखते हुए, इनकी मिलिट्री स्ट्राइक्स को सामने रखते हुए, अब ईरान का क्या रवैया होगा फॉर प्रोलॉन्ग टर्म, और उसके साथ साथ चाइना और रशिया कैसे डील करेंगे, क्या वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान का रिस्पॉन्स टोटली डिपेंडेंट है ईरान की स्ट्रेंथ के ऊपर और उसकी वीकनेस के ऊपर। ईरान की स्ट्रेंथ यह है कि ईरान के पास अच्छे खासे मिसाइल्स हैं, रीजन के अंदर किसी को भी वो टारगेट कर सकता है। ईरान स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको वो कंट्रोल करता है और उसको वो इन्फ्लुएंस करता रहता है। इसके अलावा यूएसए के जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं, एयर बेसेस हैं इस रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट में, वो भी सारी की सारी ईरान की अपनी रेंज में आती है, ईरान की पहुंच में है। ये ईरान की स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके साथ साथ ईरान की वीकनेस भी है। ईरान इंटरनली आज वीक है क्योंकि ईरान के अंदर आज भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं अगेंस्ट रिजीम। और उसके अलावा ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी आउटडेटेड है, जैसा कि जो मॉडर्न प्लेन्स हैं या इवन F-22 रैप्टर फाइटर जेट है उसको भी डील करना ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बस की बात नहीं है। और उसके अलावा ईरान ड्यू टू क्रिपलिंग सैंक्शंस, ईरान काफी अरसे से सैंक्शन होने की वजह से ईरान इकोनॉमिकली भी वीक है। कैसे डील करेगा वो इस सिचुएशन को, ये डिपेंड करता है इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर और वीकनेस के ऊपर। ईरान इस सिचुएशन को कैसे डील करेगा वो तो डिपेंडेंट है ईरान की स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर, लेकिन इस वॉर का फ्यूचर किस तरह से डिवाइस होगा, डिजाइन होगा या फ्यूचर क्या होगा, वो बेसिकली डिपेंडेंट है रोल ऑफ एंड स्कोप ऑफ चाइना एंड रशिया के। रशिया ने ईरान को 48 Su-35 जो फाइटर जेट्स है उनको डिलीवर करना शुरू कर दिया है। कब डिलीवर किए हैं, कितने किए हैं, वी डोंट नो दैट पार्ट, लेकिन डिलीवर करना शुरू कर दिए हैं। और ये मॉडर्न वॉरफेयर में जो Su-35 है वो एक बेहतरीन जहाज जो है वो कंसीडर किया जाता है। और इसके अलावा S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम है, उसकी भी ईरान और रशिया के बीच में डील होती हुई दिखाई देती है। और इसके अलावा रशिया ने ईरान को वर्बा मैन पैड्स जो कि शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं वो भी ईरान को उनके हवाले कर दिए हैं। इसके अलावा चाइना और ईरान के बीच में भी एक डील साइन हुई है जिसके अंडर चाइना सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल जो है वो ईरान को प्रोवाइड करेगा, चाइना प्रोवाइड करेगा। और वो जो मिसाइल्स हैं उनको
कैरियर किलर भी कहा जाता है, यानी जो यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उस लिहाज से कैरियर किलर्स भी उनको कहा जाता है। तो ये एक बड़ा ही इंस्ट्रूमेंटल और इंपॉर्टेंट जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट है जो कि ईरान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इसके अलावा HQ-16 और HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उसके ऊपर भी इनकी बात चल रही है, और ईरान को जो चाइना है उससे प्लेज किया है कि वो कामिकाजी जो ड्रोन्स हैं वो भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ईरान, इसराइल और यूएसए की इस कन्फ्रंटेशन को सामने रखते हुए जो चाइना और रशिया है उसका डायरेक्ट रोल इस वॉरफेयर में वो हाईली अनलाइकली है, वो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, अलबत्ता जो ईरान है उसको सपोर्ट किया जाएगा बिहाइंड द सीन फ्रॉम चाइना और रशिया, खास तौर पे विद रिस्पेक्ट टू देयर वर्जन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स। आपको याद होगा मई 2025 पाकिस्तान इंडिया कन्फ्रंटेशन, सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी बन रही है मिलिट्री एडवर्टीजमेंट को लेके और मिलिट्री जो एग्रीमेंट्स है उसको लेके। पाकिस्तान और इंडिया की मई 2025 की कन्फ्रंटेशन के बाद पाकिस्तान ने उस कन्फ्रंटेशन में जो चाइना का इक्विपमेंट है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यूटिलाइज करते हुए इंडियन राफेल गिरा दिए, जिसके बाद आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो चाइनीज मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डिमांड बढ़ जाती है और पूरी दुनिया खरीदने के लिए पाकिस्तान और चाइना के पास पहुंच जाती है। इसी तरह से अब इनको भी जो चाइना और रशिया ने अपने जो वेपन्स दिए हैं उनको भी टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से वो रियल बैटल सिनेरियो में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उस केस में चाइना और रशिया को इनडायरेक्टली फायदा होगा, उनकी जो वेपनरी है उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो यूटिलिटी है इस वॉरफेयर के लिहाज से वो ये है कि चाइना और जो रशिया है वो अपने वेपन्स को टेस्ट करना चाहते हैं थ्रू द हैंड्स ऑफ ईरान और जो है अगेंस्ट इसराइल और यूएसए। और अगर ईरान ये वॉर हार जाता है या फिर उसकी रिजीम चेंज कर दी जाती है तो अब का सबसे डेंजरस क्वेश्चन ये है कि फिर नेक्स्ट किस कंट्री की बारी है कि यूएसए और इसराइल सिमिलर रोल प्ले करेंगे उस कंट्री के अगेंस्ट, और उस कंट्री का नाम है पॉसिबली पाकिस्तान। पाकिस्तान ने रिसेंटली एसएमडीए साइन किया सऊदी अरेबिया के साथ, और तुर्की के साथ भी बात चल रही है, कतर के साथ भी बात चल रही है। पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर जो अम्ब्रेला है जब उसको एक्सपैंड करेगा विद इन मिडिल ईस्ट, तो उस सिनेरियो में पाकिस्तान और ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ मिडिल ईस्ट, जिसकी बेसिस पे अब इसराइल भी जो है वो पॉसिबली इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ सकता है और पाकिस्तान में इंटरनल इंस्टेबिलिटी को फ्यूल कर सकता है। 25 फेब 2026 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया इसराइल को और उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग की और डिफेंस कोऑपरेशन की बात की गई। वहां पे अब सिचुएशन ऐसी है कि शायद इंडिया और इसराइल पाकिस्तान के ऊपर कभी भी डायरेक्ट अटैक ना कर पाए। उसकी वजह यही है क्योंकि एसएमडीए साइन हो चुका है। डायरेक्ट अटैक अगर आता है तो फिर केएसए की तरफ से और तुर्की की तरफ से भी अटैक नेसेसिटेट हो जाएगा अगेंस्ट इंडिया और इसराइल। तो उस वजह से वो फिर इनडायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे थ्रू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्योंकि एक ऐसा ट्रबल्ड नेबरहुड है जहां पे इस तरह की सिचुएशन फॉर पाकिस्तान शायद क्रिएट की जा सकती है। अब उनकी भी यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान को इंटरनली जो है वो अनस्टेबल किया जाए, और इसी तरह से जो टीटीपी और बीएलए का रोल है उसको फ्यूल करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन यहां पे पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपनी जो रेड लाइंस हैं उनको ऑलरेडी सेटअप कर लिया है, डिसाइड डिक्लेयर कर लिया है कि अगर पाकिस्तान की सॉवरेंटी वायलेट की गई तो उसका जो फिर अंजाम होगा, जो उसका रिस्पॉन्स होगा वो बहुत बुरा होगा। इंडिया ने भी वो रिस्पॉन्स देख लिया था मई 2025 में, और रिसेंटली फिर इन अफगान टेररिस्ट ने भी जो है वो देख लिया है, तालिबान टेररिस्ट ने भी जो है वो रिस्पॉन्स देख लिया है। अगर हम पाकिस्तान और ईरान को कंपेयर करें तो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री जो ईरान है वो लार्जली आइसोलेटेड रहा है पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान के मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टाइज चाइना के साथ हैं, पाकिस्तान के सिमिलर टाइज जो है वो एसएमडीए की फॉर्म में केएसए के साथ है, और जो तुर्की है और कतर है वो भी इंटरेस्टेड है इस पैक्ट को साइन करने में। तो पाकिस्तान के साथ इस वक्त 4 से 5 कंट्रीज तो मिलिटरली हमारे साथ हैं, और उस बेसिस पे जो पाकिस्तान है उसकी आर्म्ड फोर्सेस भी तगड़ी है ईरान के मुकाबले में, और फिर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी अगर इसराइल पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनाता है कि पाकिस्तान को जो है वो अनस्टेबल करने की कोशिश करता है, या इन केस कोई डायरेक्ट स्ट्राइक्स आती हैं, तो उस केस में फिर वो स्ट्राइक्स इसराइल के लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्टली साबित हो सकती हैं। थैंक यू।